हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नॉलेज एंड क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम और ज्ञान वाला जो पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। और इस पेपर में मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लासेस में यूनिट 1 का अध्ययन करा दिया था। आज की क्लास में हम लोग को यूनिट 2 का अध्ययन करना है। और यूनिट 2 जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि क्यूरिकुलम के निर्धारक और क्यूरिकुलम को बनाने के लिए कौन कौन से विचार जरूरी होते हैं, यानी किन किन विचारों के आधार पर क्यूरिकुलम को डिजाइन किया जाता है और किस आधार पर क्यूरिकुलम को निर्धारित किया जाता है, यानी क्यूरिकुलम डिटर्मिनेशन एंड कंसिडरेशन इस यूनिट का नाम है, यानी क्यूरिकुलम के निर्धारक एवं विचार। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है और इस पर किन किन विचारों पर गौर किया जाता है और फिर जाकर क्यूरिकुलम तैयार किया जाता है। क्यूरिकुलम के लिए देखिए, आप लोगों को किसी किसी किताब में पाठ्यक्रम मिलता होगा, किसी किसी किताब में पाठचर्या मिलता होगा, तो हिंदी में इसका अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए, अगर सही तरीके से देखना है तो क्यूरिकुलम ही इसका अच्छा मतलब है। और आप लोग देखते होंगे कि सिलेबस लिखा रहता है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि सिलेबस और क्यूरिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। इनको भी पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्यूरिकुलम के निर्धारक और उनके विचारों पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए, जैसे कि देखिए, हम लोग पेपर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। पेपर 1 में यूनिट 2 का जो नाम है वो पाठ्यक्रम के निर्धारक और विचार, यानी पाठ्यक्रम किन किन आधारों पर तैयार किया जाता है और उन पर कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे कि इसको पाठ्यक्रम को जानने के लिए, क्यूरिकुलम को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूरिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या दोनों एक ही होते हैं या अलग होते हैं। क्यों यहाँ सिलेबस की बात नहीं की जा रही है, क्यूरिकुलम की बात की जा रही है। तो जैसा कि देखिए, आप लोग कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका एक क्यूरिकुलम होता है। जैसे देखिए, बीए का ही देख लीजिए, आपने बीएड का ही देख लीजिए, तो बीएड का अपना एक क्यूरिकुलम होता है कि आपको बीएड में 4 सेमेस्टर पढ़ने हैं। 4 सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन सी ईपीसी पढ़नी है और कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है। तो ये सारा जो चीज सम्मिलित होता है उसको मिलाकर क्यूरिकुलम तैयार होता है। और सिलेबस जो होता है वो देखिए, आपका अलग अलग जो पेपर है उस पेपर में क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्यूरिकुलम बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, और सिलेबस जो है क्यूरिकुलम का ही एक पार्ट होता है। सिलेबस जो है टीचर्स के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, जबकि क्यूरिकुलम जो है ब्रॉड स्तर पर तैयार किया जाता है, सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक जरूरतों के अनुसार। तो ये सारी चीजें जो है क्यूरिकुलम में बहुत जरूरी होती है। तो इसी को हम लोग पहले डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु, करिकुलम को पाठ्यक्रम कहते हैं हिंदी में और सिलेबस को पाठ्य वस्तु। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, हम लोग जनरली पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु 2 शब्दों का साधारणतः एक ही अर्थ में उपयोग करते हैं, परंतु शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दोनों में अंतर माना गया है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा शिक्षण में प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन के प्रारूप का निर्धारण पाठ्यवस्तु की प्रकृति के आधार पर होता है। यानी जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है वो क्यूरिकुलम के आधार पर ही होता है। यानी क्यूरिकुलम जब निर्धारित कर दिया जाता है और फिर उस क्यूरिकुलम में जो जो पेपर पढ़ाना होता है उसका अपना एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, और वह शिक्षण विधियों के अनुसार किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, क्लास में कितना बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, परीक्षा से पहले कितने यूनिट कंप्लीट कराने हैं, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, पाठ्यवस्तु के अंतर्गत आती है, यानी सिलेबस की। तो देखिए, हिंदी में बोलने में कभी कभी कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि इसका इंग्लिश आपको याद रहना चाहिए, यानी क्यूरिकुलम और सिलेबस, ये याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनके बीच में देखिए, जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग एक एक देख लेते हैं। एक तरफ देखिए क्यूरिकुलम है, एक तरफ सिलेबस है।
तो देखिए क्यूरिकुलम जो होता है ये शिक्षा का व्यापक प्रत्यय होता है, यानी इसका विकास जो है एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए अभी आप लोगों को NEP के आधार पर सिलेबस तैयार किया गया, वो सिलेबस जो तैयार किया गया है पहले क्यूरिकुलम डिफाइन किया गया NEP के आधार पे कि छात्रों को या छात्राओं को BA में या B.Ed में कौन कौन सी चीजें बताई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए, जिससे वह एक शिक्षक बनकर बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। तो उसके लिए देखिए हमेशा कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है और उस बदलाव को फिर सिलेबस के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्यवस्तु देखिए संकुचित शिक्षण की रूपरेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है, यानी यह इसी का एक रूप है लेकिन यह संकुचित शिक्षण की रूपरेखा है। पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को भी महत्व दिया जाता है। इसका प्रारूप छात्रों के स्तर, रुचियों और विकास क्रम पर आधारित होता है। इसको घटना पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है, यानी इसमें चढ़ाव क्रम और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसकी प्रकृति सैद्धांतिक अधिक तथा व्यवहारिक कम होती है। इसका तार्किक आकलन किया जाता है। यह देखिए सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक कम होता है। यह व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का आधार विषय वस्तु ही होती है। इसके बाद देखिए इसके विकास में शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि संपूर्ण सत्र होती है तथा शिक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण सत्र की होती है, यानी इनकी प्राप्ति पूरे सत्र में देखी जाती है। ये नहीं कि छमाही तिमाही, इसका मतलब नहीं, पूरे सत्र में बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। यहाँ देखिए इसके शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। इनकी शिक्षण कालांश में प्राप्ति कर लिया, यानी एक एक कालांश में कि 1 घंटे में कितना पढ़ाना है बच्चों को, ये उसी समय निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें देखिए विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है। विद्यालय परिसर पाठ्यक्रमों के अनुरूप होते हैं। पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। इसमें देखिए प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल, रुचियों को महत्व दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होता है। इसके विकास का संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। इसका निर्धारण तथा क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है, परंतु पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप है। इसकी 4 तत्व शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण आयाम, विधियां, परीक्षण की प्रणाली तथा पृष्ठपोषण होते हैं। इसमें प्रबंधक, प्रशासक, प्राचार्य, शिक्षकों तथा छात्रों सभी का योगदान होता है। इसके प्रकरणों के अनुसार विशिष्ट ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, मौखिक, प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षणों तथा उपचारात्मक प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी क्लास में शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन विधियों प्रविधियों का उपयोग किया जा रहा है, वो सारी चीजें पाठ्य वस्तु के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षागत क्रियाओं तथा कक्षा से बाहर की क्रियाओं का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है। नैतिक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम की उपयोगिता और सार्थकता का आकलन तार्किक ढंग से किया जाता है। यानी इसमें देखिए कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और कक्षा के बाहर बच्चों को जो कुछ, यानी को करिकुलर एक्टिविटी भी इसमें शामिल की जाती है और उसको भी महत्व दिया जाता है। उसके माध्यम से छात्रों का नैतिक विकास भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षागत क्रियाओं को ही महत्व दिया जाता है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षाओं तथा औपचारिक व्यक्तिगत शिक्षण का भी उपयोग किया है। इसमें देखिए क्या है कि क्लास में क्या बच्चे की परफॉर्मेंस है, इसी को महत्व दिया जाता है। उसने अपना सिलेबस कितने अच्छे तरीके से पूरा किया, अच्छे तरीके से उसने एग्जाम में
परफॉर्म किया, अच्छा मार्क्स लाया, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। के बाद देखिए, इसके विकास की प्रक्रिया समाज के भावी नागरिक तैयार करने के लिए की जाती है। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास भी सतत होता रहता है। इसकी रूपरेखा पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की जाती है। पाठ्य वस्तु के क्रियान्वयन से तात्कालिक गुणों का विकास होता है, परंतु इनका संबंध छात्र के भावी जीवन के विकास से होता है। देखिए, इसका जो भी क्रियान्वयन होता है वो तात्कालिक गुणों से होता है, यानी छात्र को उस सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या नॉलेज हो गया, उसने क्या सीखा, इसमें महत्व दिया जाता है। देखिए, इसके विकास को शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां प्रभावित करती हैं। इसका विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकता तथा उपयोगिता प्रभावित करती है। इसकी प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित तथा मूल्य केंद्रित होती है। इसकी प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति इसे भी प्रभावित करती है। उसी के अनुरूप शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार से देखिए, ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग है। ये बेहतर है, बृहद है, ये उसका सूक्ष्म भाग है। इसके आधार पर ही ये तैयार किया जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है दीर्घकालिक होता है, इसका लक्ष्य अल्पकालिक होता है, तुरंत होता है, और यह ज्यादातर थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक होता है या व्यवहारिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके डिफरेंस को जान लिया। अब देखिए, पाठ्यक्रम के बारे में यानी क्यूरिकुलम के बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्यूरिकुलम कैसे बनाया जाता है, इसके क्या निर्धारक होते हैं। तो देखिए, क्यूरिकुलम किसी भी शैक्षिक प्रणाली की आधारशिला होता है। यह शिक्षण प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करता है और यह निर्धारित करता है कि छात्रों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाएगा। इसके देखिए निर्धारण में कई कारक और विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं और कौन कौन से कंसिडरेशन हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके निर्धारक, पाठ्यक्रम के निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्यूरिकुलम। तो देखिए, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला है दार्शनिक कारक, फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट। किसी भी देश या समाज की शैक्षिक नीति उसके दर्शन पर आधारित होती है। यानी हमारे देश में भी देखिए जो पाश्चात्य दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के सिलेबस के निर्धारण में, शिक्षा के क्यूरिकुलम के निर्धारण में। उसी के आधार पर अपने देश में पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न शैक्षिक दार्शनिक विचारधाराएं जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद आदि को पाठ्यक्रम को प्रभावित किया जाता है, यानी इनके द्वारा पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। उदाहरण देखिए, यदि किसी देश की शिक्षा प्रणाली व्यवहारवाद पर आधारित है तो उसका पाठ्यक्रम व्यवहारिक और अनुभवात्मक होगा। दूसरा देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। शिक्षण में छात्रों की मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। उसमें देखिए बाल विकास के सिद्धांत जैसे कि पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर आदि के विचारों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। यानी इसको तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी देखा जाता है और फिर उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें छात्रों की उम्र, सीखने की शैली, उनकी अभिरुचि, उनकी बौद्धिक क्षमता आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर देखिए अगला है सामाजिक आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। इसमें देखिए समाज की आवश्यकता, संस्कृति पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करती है, यानी समाज की संस्कृति कैसी है, समाज की जरूरत कैसी है, वो बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम को बनाने में महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा देखिए शिक्षा प्रणाली को समाज के मूल्यों, परंपराओं, धर्म और सांस्कृतिक पहलुओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति, औद्योगिकरण, शहरीकरण आदि भी पाठ्यक्रम के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे देखिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाता है।
यानी किसी भी देश में यदि औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है तो वहां पर व्यावसायिक शिक्षा का महत्व ज्यादा होगा। इसलिए देखिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाता है और वो उसको व्यवहारिक तरीके से छात्रों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। किसी भी देश में देखिए तकनीकी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, हर देशों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आधुनिक तकनीकी विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग, डेटा साइंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। यानी इन सब विषयों को पहले शामिल नहीं किया जाता था। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा मात्रा में तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, तो इसका उस समय महत्व नहीं था। लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के दौरान इन सब चीजों को सिखाना बहुत जरूरी माना जा रहा है। इसलिए देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि अपने देश की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाए, उनको डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये इसी का प्रभाव है। देखिए इसी में देखिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल आप लोग को देखने को मिलता ही होगा कि जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में भेजना जरूर चाहते हैं और उनको उसी प्रकार की शिक्षा वो प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला कारक है राजनीतिक एवं शैक्षिक नीति, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल पॉलिसी। किसी भी देश की सरकार देखिए शिक्षा नीतियों को निर्धारित करती है जिससे पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। यानी देखिए डिटर्मिनेंट्स में राजनीतिक और शैक्षिक नीतियां भी होती है, क्योंकि सरकार अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को भी शिक्षा में शामिल करती है। इसी का उदाहरण देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी, एआईसीटी आदि जो संस्थाएं होती हैं वो अपने देश के पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव भी किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी एनसीईआरटी की पुस्तकों से बहुत सारे ऐसे मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक हैं जिनको एलिमिनेट कर दिया गया, उसमें से हटा दिया गया, या फिर कुछ पोर्शन को उसमें से हटा दिया गया। तो ये सब किससे प्रभावित है? राजनीतिक विचारधाराओं से। उसके बाद देखिए इस पर वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली का आपस में क्या होता है? प्रभाव देखने को मिलता है। यानी एक देश में दूसरे देश का प्रभाव देखने को मिलता है, दूसरे में उसका प्रभाव। जैसे देखिए अपने देश में बहुत सारा कुछ आपको देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे कि पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। देखिए अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय जरूरतों, मांगों के अनुसार छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जिससे वह विश्व में कहीं भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, काम कर सके। उसके बाद देखिए अब पाठ्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण विचार, कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए पाठ्यक्रम को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले होता है शिक्षार्थी की आवश्यकता, यानी लर्नर क्या सीखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, वो बहुत जरूरी होता है। कि अगर पढ़ने वाले की जरूरत को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उसकी जरूरत को ध्यान में रख के नहीं तैयार किया जाएगा करिकुलम, तो फिर वो करिकुलम प्रभावी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले लर्नर की नीड को देखा जाता है। तो देखिए पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना आवश्यक माना जाता है। इसमें देखिए छात्रों को ज्ञान स्तर, रुचि, क्षमताओं और सीखने की गति को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद देखिए सीखने के उद्देश्यों की स्पष्टता, यानी सीखना किस उद्देश्य से वो करना चाह रहे हैं, छात्र छात्राएं किस लिए उस चीज को सीखें, तो ये भी देखा जाता है। देखिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल्स और दृष्टिकोण, एटीट्यूड का विकास कर सके। इसीलिए देखिए ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार
पाठ्यक्रम को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक विकास के ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। अभी हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम को निर्धारित, यानी उनका संज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो और मनोगत्यात्मक विकास भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए विषय वस्तु का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। विषय वस्तु को नवीनतम ज्ञान, व्यवहारिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर चुना चाहिए। शिक्षा शास्त्री यानी पैडागॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिद्धांतों के अनुरूप विषय वस्तु तैयार की जाती है। इसके बाद देखिए अगली चीज है इसमें शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वह प्रभावी शिक्षण विधियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करे। इसमें देखिए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, संवाद विधि, डिस्कशन मेथड, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तकनीकी समर्थित शिक्षण, टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी इन प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। के बाद देखिए इसमें मूल्यांकन पद्धति भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम में छात्र मूल्यांकन के लिए उचित प्रणाली होनी चाहिए, जैसा कि फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन, यानी छात्रों का फॉर्मेटिव भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए और समेटिव भी, यानी बीच बीच में भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए और लास्ट में समग्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी अपनाया जाना चाहिए। यानी बेहतर तरीके से मूल्यांकन पद्धति को नहीं अपनाने से छात्रों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इनको अपनाना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए फिर अगला कारक है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि शिक्षक उसमें सक्रिय भूमिका निभा सके। पाठ्यक्रम में देखिए टीचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम को सही तरीके से छात्रों को प्रदान करने के लिए और उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए टीचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टीचर की भूमिका को भी इसमें बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षक को देखिए मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर, मेंटर और शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगली चीज है कौशल विकास और रोजगार परकता, यानी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर छात्रों के अंदर, छात्राओं के अंदर किस प्रकार का कौशल आएगा, डेवलप होगा और उनके अंदर रोजगार परकता आएगी कि नहीं, यानी वो किसी रोजगार में जाने लायक योग्य बन पाएंगे कि नहीं। देखिए आधुनिक युग में छात्रों के लिए रोजगार परकता, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी स्टूडेंट ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है जिसको प्राप्त करने के बाद उसको जल्दी से रोजगार मिल जाए। इसलिए देखिए पाठ्यक्रम को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। देखिए अगली चीज है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एथिकल एंड कल्चरल वैल्यू। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वह छात्रों में नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक मूल्यों को भी विकसित कर सके। यानी छात्रों को पूरी तरह से केवल उपयोगितावादी न बनाए, बल्कि अवसरवादी न बनाए, बल्कि छात्रों के अंतर्गत नैतिकता, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों को भी विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने देश, समाज, संस्कृति के बारे में भी बेहतर तरीके से सोचे और उसका ख्याल रखते हुए भी काम करे। देखिए तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि पाठ्यक्रम का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न शैक्षिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारकों से प्रभावित होती है। एक प्रभावी पाठ्यक्रम केवल विषयों का संकलन नहीं होता, बल्कि यह शिक्षण और सीखने की एक व्यवस्थित रूप रेखा प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को लचीला, व्यवहारिक और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि पाठ्यक्रम को बनाना बहुत जटिल प्रक्रिया, इसमें कई स्टेज से गुजरना होता है और फिर इसमें छात्रों के कैसे सीखने की प्रक्रिया है उसको ध्यान दिया जाता है, कैसे उनको सिखाया जाना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए, छात्रों के लिए उपयोगी है कि नहीं, इसकी
भविष्य में क्या मांग है, वर्तमान में यह कितना कारगर है, इस सारी चीज़ों को देख कर तब जाके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उसको लागू करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका क्या है और उसमें बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई पहलू क्या है। तो देखिए, शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को समाज के विविध सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए। हर छात्र अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है, जो उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जब करिकुलम डिजाइन किया जाता है तो हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, तो उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि हर छात्र अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की भाषा से, संस्कृति से, रीति रिवाजों से बेहतर तरीके से जुड़ा होता है, तो उसको इसमें शामिल करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें शिक्षा की समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन। किसी भी समाज में देखिए जितने भी वर्ग लोग रहते हैं, यानी वहाँ समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों, समुदायों और संस्कृतियों का समावेश करना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि यह सभी पृष्ठभूमियों के छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करें, यानी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विविध सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के छात्रों को उचित स्थान देने से शिक्षा जो है समावेशी बनती है, यानी विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, यानी भारत जैसे देश में देखिए विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, परंपराएं हैं और संस्कृतियां मौजूद हैं, तो इनको भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जागरूक बनाए और उनमें सम्मान की भावना विकसित करे। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि इतिहास और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों के योगदान को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। आप लोगों को पुस्तकों में देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, त्योहारों के बारे में आपकी पुस्तकों में दिया गया रहता है। तो ये देने का कारण यही होता है कि छात्र अपने देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से परिचित हों और उनका सम्मान करें। इसके बाद देखिए, अगली चीज है मूल्यों और नैतिकता का समावेश, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर नैतिकता, सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और सहयोग जैसे मूल्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। इसका देखिए उदाहरण क्या हो सकता है, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपने देश के जो महान व्यक्ति थे उनके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया गया, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को कार्य करने के लिए कहा, उनके क्या विचार थे, सारी चीजें जब बच्चों को बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तो उनके अंदर उस प्रकार के गुणों का विकास होगा। उसके बाद देखिए, सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इसमें देखिए क्या है कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानता के प्रति संवेदनशील हो। इसमें सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना आवश्यक है, यानी किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक रूप से असमानता के आधार पर पाठ्यक्रम को नहीं बांटना चाहिए। इसमें सभी लोगों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के योगदान को शिक्षा प्रणाली में महत्व देना चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि पाठ्यक्रम के विकास में बहुसांस्कृतिक पहलू की क्या भूमिका होती है, यानी मल्टी कल्चरल
एजुकेशन क्या होता है, यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा। तो देखिए, पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने में सहायता करे। वैश्वीकरण के दौर में छात्रों को अन्य संस्कृतियों के बारे में ज्ञान देना आवश्यक है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर सकें। फिर देखिए, पाठ्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव इन क्यूरिकुलम, विभिन्न समुदायों के ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न धार्मिक और जाति समूहों की भूमिका को उचित स्थान देना चाहिए, किसी एक ही वर्ग को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। इसके बाद देखिए, सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता, टॉलरेंस एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम छात्रों में वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक चुनौतियों पर आधारित शिक्षा छात्रों को अधिक संवेदनशील बनाती है। इसके बाद देखिए, सह अस्तित्व और सहयोग की भावना यानी को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, जब छात्र विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं तो उनमें सहयोग और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है। विविधता को अपनाने से छात्रों में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की पाठ्य पुस्तकों में, खास करके लिटरेचर की पुस्तकों में, साहित्य की पुस्तकों में भारत के साथ साथ विश्व के और भी देशों की कहानियों को, कविताओं को शामिल किया जाता है। इसको शामिल करने का कारण यही होता है। देखिए, अब पाठ्यक्रम में बहुभाषीय पहलू की भूमिका यानी मल्टीलिंगुअल पहलू किस प्रकार से पाठ्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, मातृभाषा आधारित शिक्षा, मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने से वे अधिक प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। देखिए, जब छात्रों को उनकी मातृभाषा में सिखाया जाता है बचपन में तो वो जल्दी सीखते हैं, और उनको यदि किसी दूसरी भाषा में सिखाया जाता है तो उनको सीखने में बहुत देर लगती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 20 में मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें कहा गया है कि छात्रों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद देखिए, द्विभाषिक और बहुभाषी शिक्षण यानी बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल टीचिंग, छात्रों को केवल एक भाषा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए, होना चाहिए। छात्रों को टीचर का जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको विभिन्न प्रकार से अलग अलग भाषाओं को भी सिखाया जाए। अपनी मातृभाषा के साथ साथ विदेशी भाषा, राष्ट्रीय भाषा भी उनको सिखाई जाए। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को संतुलित रूप से पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी के साथ साथ वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, जैसे देखिए महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार गुजरात में गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो ये इसी का प्रभाव है। उसके बाद देखिए, अगली चीज है भाषाई विविधता का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न राज्यों की भाषाओं को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषाओं के साहित्य, कविताएं और लोक कथाएं शामिल की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको बेहतर तरीके से सम्मान मिलेगा और उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके बाद देखिए क्या है, भाषाई बाधाओं को कम करना यानी रिड्यूसिंग लैंग्वेज बैरियर। यदि कोई छात्र किसी विशेष भाषा में सहज नहीं है तो उसके लिए द्विभाषिक शिक्षण पद्धतियां, बाइलिंगुअल मेथड्स अपनाई जाने चाहिए। यदि किसी छात्र को कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, यानी मान लीजिए कि अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो उसको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें अनुवाद, चित्रों का उपयोग करना चाहिए। संवादात्मक शिक्षण यानी इंटरेक्टिव लर्निंग से भाषा को सीखना आसान किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी और वैश्विक भाषाओं का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड ग्लोबल लैंग्वेज।
वैश्विक स्तर पर छात्रों को देखिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भाषाओं का ज्ञान देना आवश्यक होता है। और इसके लिए देखिए अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यह स्थानीय भाषाओं की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी को ही जबरदस्ती थोपा जाना चाहिए और स्थानीय भाषाओं की अवहेलना करनी चाहिए। अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में छात्रों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला चीज है पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सुझाव, किस प्रकार से इनको लागू किया जाना चाहिए। तो देखिए बहुसांस्कृतिक पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में देखिए विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के साहित्य, इतिहास और योगदान को स्थान दिया जाए। भाषाओं का एकीकृत शिक्षण, यानी छात्रों को विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनका व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर दिया जाए। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाएं। स्कूलों में देखिए सांस्कृतिक उत्सव, लोक कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसलिए आप लोग देखते हैं कि बहुत से स्कूलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, तो ये उसी का प्रभाव होता है। उसके बाद देखिए समान अवसर होना चाहिए। सभी भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के छात्रों को समान रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाए। शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए। शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई कक्षाओं को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। तकनीक की सहायता ली जाए, यानी बहुभाषीय ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई संदर्भ है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास करना आवश्यक है, ताकि शिक्षा सभी के लिए समान, समावेशी और प्रभावी बन सके। इससे छात्रों में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास होगा, जो उन्हें एक समृद्ध समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करने से छात्रों के अंतर्गत अपने दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति घृणा की भावना होगी, उसमें भेदभाव दिखेगा और यही चीज आगे चलकर बहुत घातक साबित हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज दूसरे यूनिट में महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम विकास में शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होती हैं एक निर्धारक के रूप में, वहां से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ये मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।